वीरप्पन का जन्म 8 जनवरी 1952 में कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में हुआ था। वीरप्पन का पूरा नाम मुनि स्वामी वीरप्पन था। इसने 17 साल की उम्र से ही जंगलों में हाथियों को मारकर उनके दांतों को बेचने का काम शुरू कर दिया। दरअसल जो गोपीनाथन गांव था, यह गांव जंगल से सटा हुआ था। धीरे धीरे वीरप्पन इस काम को आगे बढ़ाता गया। जंगलों में ही उसने अब अपना अड्डा बना लिया। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट की पुलिस थी वो उसके पीछे पड़ने लगी थी, वो उसकी तलाश में जुट गई थी। इसलिए वीरप्पन ने जंगल में ही अपना गैंग तैयार कर लिया और उनके रहने का ठिकाना भी। इनका काम था जंगलों से हाथी के दांतों और चंदन की लकड़ी की तस्करी करना। जंगल में इसके गैंग ने 2000 से ज्यादा हाथियों को मारा। उनके दांत महंगी कीमतों पर विदेशों में सप्लाई कर दिए। वीरप्पन लगातार हाथी के दांतों और चंदन की तस्करी कर रहा था और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। जब तक पुलिस योजना बनाती उसके खिलाफ, तब तक इसका गैंग इतना मजबूत हो चुका था, इतना बड़ा हो चुका था कि जंगल के चप्पे चप्पे पर वीरप्पन के लोग मौजूद रहते थे। पुलिस जैसे ही जंगल में घुसती थी, वीरप्पन को इसकी खबर लग जाती थी और वीरप्पन एक ठिकाना छोड़कर अपने गैंग के साथ दूसरे ठिकाने पर चला जाता था। बात 1987 की है। वीरप्पन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप कर लिया। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने वीरप्पन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना शुरू किया। उस दौरान वहां के एक मशहूर पुलिस ऑफिसर गोपाल कृष्ण के पास उस इलाके की जिम्मेदारी हुआ करती थी। गोपाल कृष्ण काफी मशहूर कॉप थे। उन्हें रैम्बो के नाम से जाना जाता था। वीरप्पन ने रैम्बो की तस्वीर पर पहले भद्दी भद्दी गालियां लिखकर उन्हें चैलेंज किया। रैम्बो अपने साथ 4 पुलिस वालों, 12 मुखबिर और 2 वन्य अधिकारियों के साथ वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक दिन जंगल पहुंचे। जंगल में वीरप्पन को एक खबर लग गई कि रैम्बो अपनी टीम के साथ आ रहा है। जंगल में वीरप्पन को जैसे ही ये बात पता चली, रैम्बो जिस रास्ते से जंगल में आने वाले थे वहां पर उसने लैंड माइन बिछा दी। जैसे ही उनका काफिला, उनकी गाड़ियां उस जगह पर पहुंची, लैंड माइन ब्लास्ट कर गई और रैम्बो समेत 21 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के बाद तो वीरप्पन सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड बन चुका था कर्नाटक और तमिलनाडु पुलिस के लिए, क्योंकि वो कभी कर्नाटक के इलाके जंगलों में रहता था और कभी तमिलनाडु के जंगलों में रहता था। जब तमिलनाडु की पुलिस उसका पीछा करती थी तो वो कर्नाटक के जंगलों में चला जाता था, और जब कर्नाटक पुलिस उसके पीछे पड़ी होती थी तब वह तमिलनाडु के जंगलों में जाकर छिप जाता था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए वैसे तो कई ऑपरेशन किए गए, पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन वीरप्पन का जो कहर था वो खत्म नहीं हो रहा था। वीरप्पन के जंगलों से जुड़े किस्से इतने खौफनाक हो चले थे कि उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। कहते हैं कि इस खूंखार डाकू ने एक वन्य अधिकारी को आत्मसमर्पण करने के लिए अपने जाल में फंसाया, अपने पास बुलाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद उसने इस फॉरेस्ट अफसर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उस सिर की जो खोपड़ी थी उसके साथ फुटबॉल की तरह खेलने लगा। इस चंदन तस्कर का एक और भयानक किस्सा है। कहते हैं एक बार पुलिस की टीम इसकी पत्नी को गिरफ्तार करके ले गई। उसके बाद वीरप्पन के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन तेज कर दिया। वीरप्पन को लगा कि उसकी पत्नी पुलिस से मिल गई है और उसने पत्नी से मुलाकात बंद कर दी। उसे जो पैसे भेजता था वीरप्पन ने उसे भी बंद कर दिया, जबकि उस समय तक उसकी 2 बेटियां हो चुकी थी। बाद में किसी ने जाकर वीरप्पन को असलियत बताई
तब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को फिर से जंगल में बुलाना शुरू किया। साल 2000 में वीरप्पन का खतरनाक चेहरा साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने भी बहुत नज़दीक से देखा। साउथ के मशहूर हीरो हुआ करते थे राजकुमार। राजकुमार को वीरप्पन ने अगवा कर लिया। इसके बाद तो फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। पूरे देश में ये खबर फैल गई कि राजकुमार का अपहरण कर लिया गया। इसके बाद तो पूरे देश के मीडिया राजकुमार और वीरप्पन को लेकर खबरें दिखाने लगा। करीब 100 दिनों तक वीरप्पन ने राजकुमार को अपने कब्जे में रखा और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने कई बार इसको लेकर के मीटिंग की, बात किया, लेकिन मामला नहीं सुलझा। मामला तभी सुलझा जब किडनैपिंग के बदले सरकारों से उसने अपनी मांगें बनवाई। कहा जाता है कि सरकार ने वीरप्पन को 10 करोड़ रुपए फिरौती के रूप में दिए। उसके बाद उसने एक्टर राजकुमार को आज़ाद किया। अब तक वीरप्पन को पकड़ने के कई बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो चुके थे। सरकार समझ नहीं पा रही थी कि इस चंदन तस्कर का क्या किया जाए। साल 2003 में तमिलनाडु सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। टास्क फोर्स का चीफ बनाया गया विजय कुमार को। विजय कुमार जानते थे कि वीरप्पन को जंगलों में पकड़ना नामुमकिन है। वह जंगल के कोने कोने को जानता था और जंगल में एंट्री का मतलब है मौत तय। विजय ने धीरे धीरे इस ऑपरेशन पर काम शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने अपने कई आदमी वीरप्पन गैंग में शामिल करवाए। वह अपनी आँख के इलाज को लेकर के बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी एक आँख खराब हो चुकी थी। वीरप्पन ने जो उसके गैंग में शामिल थे कुछ पुलिस वाले, उनसे जब इसका जिक्र किया तो उन्होंने इलाज का एक रास्ता बताया और उन्होंने बताया कि गुपचुप तरीके से अस्पताल में इलाज हो जाएगा। और उस पुलिस वाले ने जो उनके गैंग में, वीरप्पन के गैंग में शामिल था, उसने इसकी सूचना विजय कुमार को दी और विजय कुमार के आदेश पर पुलिस की एम्बुलेंस वीरप्पन को लेने के लिए जंगल में पहुंच गई। जंगल में पहुंचने के बाद वीरप्पन और उसके 2 साथी एम्बुलेंस में बैठे और वो अस्पताल के लिए रवाना हो गए। थोड़ी ही दूर पहुंचने पर जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी छोड़ करके उतर गया और जो पुलिस वाला था जिसने अस्पताल ले जाने का भरोसा दिया था वीरप्पन को, वह आगे बैठा हुआ था, वह भी गाड़ी से उतर गया। और जैसे ही ये दोनों उतरे, वीरप्पन की जो एम्बुलेंस थी, जिस एम्बुलेंस से वीरप्पन आ रहा था, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी और वीरप्पन की मौत हो गई। पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ था। वीरप्पन की मौत के बाद पूरे देश की मीडिया ने इस पर बड़ी खबर चलाई और इसकी क्रेडिट जो है विजय कुमार को दी। ये घटना 2004 की है। इसके बाद वीरप्पन गैंग के कई लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारियां की। एसटीएफ का जो ये ऑपरेशन था, देश के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया गया। वीरप्पन तो नहीं रहा, वीरप्पन की पत्नी और बेटियां आज भी अपने गांव में रहती हैं। वीरप्पन की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।